सोशल मीडिया पे बीजेपी की पीआर टीम बैठी थी। नेक्स्ट डे जब सब वेट का इशू हो गया, सब कुछ हो गया, 2 दिन बाद में हुआ मेरे से कि बात करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर जी। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन मैं जो और एथलीट के साथ में जो रिकॉर्डिंग होती है, मैं उस सिचुएशन में आज नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी रिकॉर्डिंग ऐसे पब्लिकली जाए। अगर उनको सच में सहानुभूति है तो डेफिनेटली वो बात करें, लेकिन रिकॉर्डिंग ना करके डालें। लेकिन उनकी टीम ने मुझे बोला कि आप रहेंगे रूम में, उनके एक पर्सन रहेंगे जो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे या जो भी ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, आपके फ़ोन नहीं रहेंगे आपके पास, और वो सोशल मीडिया पे जाएगा। कल को कभी भी ज़िंदगी में मिले तो ज़रूर मेरा ये सवाल रहेगा कि आप 2 साल तक जब हम सड़क पे बैठे थे अब तक आपने एक बार भी हमें आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। जो इंडिया के जो कोचेज़ थे, जिनके साथ जो बिल्कुल ब्रिजभूषण के खास थे, वो ओलंपिक्स में गए हुए थे। सिल्वर मेडल तो हमारा कन्फर्म था। बड़े बड़े देशों ने अपने खिलाड़ियों के लिए मेडल लिए हैं, लड़ाई लड़के लिए हैं। अगर हम इतने पावरफुल थे तो हमने यूएसए ने ब्रॉन्ज मेडल के लिए फ़ाइट लड़ा, हम सिल्वर मेडल के लिए फ़ाइट नहीं लड़ पाए। मैं फिर किसी पर्सन का नाम नहीं लूँगी, उन्होंने मुझे बाकायदा बोल दिया अगर टाइम से आ जाते तो हम कुछ कर पाते। इंडिया की अपनी गवर्नमेंट ने, फेडरेशन ने, किसी ने उसको बैक नहीं किया। सिर्फ फ़ोटो डालने के लिए कि हम मिलने गए हैं, मीटिंग में बातचीत क्या हुई वो कौन बताएगा? कोई रिकॉर्डिंग है आपके पास में? नहीं है। जो भी केस हुआ वो मेरे पर्सनल लेवल पे हुआ। जैसे आज केस हो गया है, शाम तक मैच डिसाइड हो चुके थे, तब कोई कुछ नहीं कर सकता उस टाइम पे। उस टाइम पे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। कर सकते थे वो जो तो 2-3 घंटे का पीरियड था, जिस पीरियड में ये सोशल मीडिया पे डॉक्टर्स को आगे करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दिखा के कि हम आप कहाँ थे जब मैं पूरी रात वेट कट कर रही थी। इंडिया के जो इंडियन जो टीम के साथ कोचेज़ थे वो कहाँ थे पूरी रात मेरे साथ? सिंगल पर्सन को ये नहीं पता मैं कहाँ ट्रेनिंग कर रही हूँ, ना एक बार भी पूछने आए मेरे से। नीता अंबानी जी IOC में मेंबर है, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते। वो तो 236 के लिए वो ओलंपिक बीड कर रहे हैं। ऐसे नहीं आते ओलंपिक मेडल। जिस तरीके से अगर आप चाहते तो कुछ कर सकते थे। आपका फिर फ़ायदा क्या है IOC में रहने का? मैम, आपके पूरे टेन्योर में अभी तक आपने बहुत इंजरीज का सामना किया है। ALC, लिगामेंट टियर, डिप्रेशन, एल्बो इंजरी, एक वो फाइट थी। उसके बाद आपकी एक पर्सनल फ्रंट पे, प्रोफेशनल फ्रंट पे फाइट हुई सरकार के साथ। उसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, दोनों फाइट्स अलग अलग डिफ़ाइन कर सकती हूँ मैं। अपने खुद के साथ में जो लड़ाई होती है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, उसका आउटकम आपके हाथ में होता है। आप जितनी मेहनत शिद्दत से काम करोगे उसका आउटकम आप निकाल सकते हो। जो सरकार से लड़ाई होती है उसका आउटकम आपके हाथ में नहीं होता है, वो सिर्फ एक लड़ाई तक ही सीमित रहता है। उसका रिजल्ट क्या निकलना एंड में हमें नहीं पता। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है। ऑन द मैट हम एज ए एथलीट होने के नाते इतने सालों तक जो हमने किया है तो वो हम अच्छे से उसको डील कर सकते हैं। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड अगर आप ऑफ द मैट अगर हमें कोई हम फाइट कर रहे हैं, उसको डील करना हमारे लिए बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि एथलीट कभी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होता है। जैसे बचपन से जैसे गेम स्टार्ट करते हैं तो हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होते हैं कि इंजरी होगा, हार जाएंगे, उसके बाद कैसे कोप अप करना है, कैसे मेंटली हमें अपने आप को बूस्ट करना है। लेकिन जब हम एक ऑफ द रिकॉर्ड जब हम फाइट करते हैं, वो ना तो हमने उसकी तैयारी करी होती है, ना हमें उसका पता है, ना हमें पॉलिटिकली उस चीज़ का पता है कि क्या होने वाला है आने वाले टाइम में और क्या उसका आउटकम होगा। तो डिफरेंट स्टोरी है दोनों का। एक खिलाड़ी जो अपनी फैमिली को भी साइड पे रखे अपना 100% टाइम और फोकस खेल को देता है, फिर उसके साथ सरकार या फेडरेशन ये करती है, तो पर्सनल फ्रंट पे उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? उसकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है और क्या दिमाग में क्या चल रहा होता है? मैं अपना बता सकती हूँ। जब हम पहली बार ये प्रोटेस्ट के ऊपर गए थे, हम बताने के लिए पूरे देश को कि ऐसे ऐसे है, हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद 2 घंटे में प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी, जो भी हमारे देश के मौजूदा लोग हैं, वो हमें बुला लेंगे और पूछेंगे कि एक्चुअल में क्या बात है। क्योंकि कोई भी खिलाड़ी और उस लेवल का खिलाड़ी कभी सड़क पे हमने आज तक बैठा हुआ देखा नहीं था। तो हमारा ये एक उम्मीद थी। लेकिन 2 घंटे गए, 3 घंटे गए, 4 घंटे गए, तब हमें एक्चुअली समझ में आ गया कि जो सोचा था वो नहीं है, कुछ अलग है यहाँ पे। और वहाँ से एक्चुअली एक पॉलिटिकली लड़ाई स्टार्ट हो गई थी, जो हमें समझ में लेट में आया, काफ़ी लेट में आया कि हम पॉलिटिक्स की उस दलदल में घुस गए हैं जहाँ पे वोट बैंक से ऊपर कोई मायने नहीं रखता है। पार्लियामेंट के अंदर हमारे यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी एक ऐसी अजीब सी बात करते हैं कि 70 लाख रुपया आपकी ओलंपिक ट्रेनिंग के लिए गया, और उसी की अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो गोवा असेंबली पोल जो हुए थे उसके अंदर बीजेपी ने सिर्फ लड्डू पे 40 लाख रुपया लगाया, अपनी PR पे करोड़ों रुपया लगाया।
इसके ऊपर एक जगह एक खिलाड़ी जो देश को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक जगह जहाँ पे असेंबली इलेक्शन और वहाँ लड्डुओं का खर्चा 40 लाख है, इस पे इस चीज़ को कैसे देखते हैं, एक खिलाड़ी कैसे देखता है? वो बहुत बुरा फील होता है। ठीक है, आप खिलाड़ी को आप क्या रिस्पेक्ट दे रहे हो? पैसे से रिस्पेक्ट थोड़ी आती है। पैसे हम दे देंगे, आप लेके आओ ओलंपिक मेडल। 24 साल लगे मेरे को उस ओलंपिक मेडल के पास पहुंचने में, वो आज भी मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन उसको पैसे से तोलना कि इतने पैसे हमने लगा दिए हैं, वो हर नागरिक, अगर घर से निकले हैं तो हमारे माँ बाप भी अगर ये चीज़ बोलेंगे तो भी बुरा लगेगा कि हमने इतना लगा दिया है। वो एक कर्तव्य है आपका, आप अपना फ़र्ज़ निभा रहे हो। हम अगर देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली देश को कुछ करना पड़ेगा, हमारे को बैक करता है तभी हम जीत पाते हैं। कोई भी सिंगल पर्सन कभी किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाता है, उसका फैमिली का सपोर्ट होता है, समाज का सपोर्ट होता है, देश का सपोर्ट होता है, तब जाके कोई एक एथलीट आगे बढ़ पाता है। और संसद जैसे एक पवित्र जगह पे, जहाँ पे हमारे संविधान में सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है, उस जगह पे जाके खिलाड़ियों को ऐसे नीचा दिखाना, मैं तो उसको नीचा दिखाना ही मानती हूँ, क्योंकि वो पैसे में ओलंपिक मेडल नहीं आते हैं। एक खिलाड़ी पे आपने तो 70 लाख रुपए गिना दिए, उसकी फैमिली से पूछो उसने कितने करोड़ों रुपए लगा रखे उस खिलाड़ी पे, फिर भी रिजल्ट नहीं आते कभी भी। तो पैसे के ऊपर रिजल्ट नहीं आते हैं। और ये कि बहुत ही हमारा देश इसीलिए ओलंपिक्स में और जितने भी बड़े कंपटीशन में इसलिए मेडल नहीं लेके आता, क्योंकि जो हमारी मानसिकता है ना खिलाड़ियों को रिप्रेजेंट करने की, खिलाड़ियों की भावनाओं को दिखाने की, वो बहुत डिफरेंट है। वो जैसे हमें भीख दे रहे हैं काइंड ऑफ, वो प्रिटेंड करते हैं। एक पॉलिटिशियन होता है, उसके खर्चे पे कितना, दिन में उसकी सिक्योरिटी है, खाना है, स्टाफ है, कितना खर्चा होता है मुझे नहीं पता एक्चुअल में, लेकिन वो मुझे लगता है कि हमारी खर्चे से कम नहीं होगा। हम तो, और वो जो खर्चा मेरे को जो 70 लाख रुपए बताए ना, उन्होंने 3-4 साल के पीरियड के बताए हैं। ये सोचो ना, 4 साल के पीरियड में 70 लाख रुपए में ओलंपिक तक आप पहुंचा रहे हो, और आप खुद पॉलिटिशियन हो गए, 2 या 3 दिन में उतना खर्चा कर देते होगे, मेरा इतना मानना है, मेरे को उतना नॉलेज नहीं है। तो वो सैड स्टेटस है जो एक्चुअल में हमें पता लगा खिलाड़ी की औकात हमारे देश में कितनी है प्रोटेस्ट के बाद में। दिनेश हमारी जो स्टार खिलाड़ी है, 3 बार कॉमनवेल्थ चैंपियन, एशियन गेम्स चैंपियन, उसने ट्रायल्स में 53 और 50 ऐसी क्या मजबूरी थी कि दोनों में ट्रायल देना पड़ा? देखिए, जब से हमने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है तब से ब्रिजभूषण तो था ही हमारे खिलाफ में, पूरा बीजेपी एक साइड में बैठ गया। उन्होंने एक सीट ले ली कि इनको हमें कैसे, इनकी जो सच्चाई की जो लड़ाई है, जो सच की जो न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे अपने सांसद को प्रोटेक्ट करना है। तो कि उन्होंने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि ये तो चले हुए कारतूस हैं, मतलब ये तो ख़त्म हो चुके खिलाड़ी हैं, इनका आगे फ्यूचर कुछ भी नहीं है, और ये दूसरे बच्चों का हक खाने के लिए ये सड़क के ऊपर आए हैं, ये सीधा जाना चाहते ओलंपिक्स में, सब कुछ ये जो भी नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई थी। तो उनका फोकस ये हो गया कि अब इनको कहीं पर भी जीतने नहीं देना है, और परमात्मा के आशीर्वाद से लगा लो, चाहे हमारी मेहनत से लगा लो, लोगों का आशीर्वाद भी बहुत था। जब ट्रायल्स हुए उससे पहले उन्होंने नैरेटिव सेट किया कि नेशनल नहीं खेलना चाहते। मैं जस्ट ACL इंजरी से आई थी, 5 महीने हुए थे, मैं नेशनल खेली, मैं गोल्ड जीत ले आई। एक नैरेटिव वहाँ पे उनका टूट गया। फिर उन्होंने बोला कि ट्रायल्स नहीं देना चाहते, डायरेक्ट जाना चाहते हैं। ट्रायल्स में जब मैं गई तो क्योंकि जो रूल था ना, जो ब्रिजभूषण ने रूल बनाया हुआ था कि जो भी ओलंपिक कोटा लेके आएगा उन सब के ट्रायल कंपलसरी हैं, उनके ट्रायल्स वो लेंगे। लेकिन एक क्लोज और उसने जोड़ा हुआ था उसमें कि अगर ब्रिजभूषण चाहेगा तो ही ट्रायल्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो जैसे ही हम ट्रायल्स में गए तो क्योंकि 53 का हमारा कोटा आ चुका था, इंडिया ने वो कोटा विन कर लिया था, तो बोले कि हमें 53 के लिए टॉप 4 की ट्रायल चाहिए। लेकिन उसका ट्रायल बाद में ओलंपिक्स के लिए जो कोटा लेके आया है, कोटा विनर के साथ में होगा कि नहीं होगा वो कोई श्योर नहीं था। मैंने 50 में ट्राई किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी किस्मत किसी दूसरे के हाथ में जाए। मेरी किस्मत हो तो मेरे हाथ में हो, मेरी मेहनत मेरे हाथ में होनी चाहिए। मैं दूसरे पे डिपेंड हो कि मैं ओलंपिक नहीं जाना चाहती थी। तो मैं 50 में भी खेली, लेकिन जैसे मुझे पता लगा कि हाँ टॉप 4 का ट्रायल्स है और टॉप 4 में आने के बाद में अगर कल को ट्रायल्स हुए तो मैं 53 में खेल सकती हूँ, मैंने 53 में भी ट्रायल दिया। और ये ऐसा कोई रूल नहीं है, डोमेस्टिक रूल कोई भी नहीं है ऐसा कि आप 2 वेट में नहीं खेल सकते। सपोज़ मैं पहले की आपको बताती हूँ, पहले कैसे होते थे ना ट्रायल्स, भी इस ट्रायल से पहले जो ओलंपिक्स के ट्रायल थे, नॉन ओलंपिक वेट के ट्रायल नेक्स्ट डे होते थे। जो ओलंपिक वेट कैटेगरी है हमारी 6 हैं, वैसे जो नॉर्मल वेट कैटेगरी है 10 हैं। तो वो 6 वेट कैटेगरी के पहले दिन ट्रायल थे, उसके बाद में 1 वीक आफ्टर, 10 डेज आफ्टर या नेक्स्ट डे नॉन ओलंपिक वेट के ट्रायल होते थे हमारे। तो वो जो लड़कियां पहले दिन हार गई वो दूसरे दिन नॉन ओलंपिक वेट में खेलते थे।
तो ये ऑब्वियस सी बात थी। उन्होंने सेम डे रख दिया तो मैं सेम डे उसमें खेल ली। मेरी मजबूरी थी खेलना, कोई ऐसा नहीं, क्योंकि मेरे को 53 में खेलना था, क्योंकि मेरा एज के साथ लगा लो हाइट भी मेरी ज़्यादा है, मसल मास ज़्यादा है, तो 50 मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल चीज़ थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मैं 53 में खेलूँगी, 50 में खेलूँगी। सब सोच रहे थे 53 नहीं तो मैं 57 में जाऊँगी, लेकिन क्योंकि 57 में मेरा कोई पास रहा नहीं कभी भी पूरे लाइफ में। 50 में मैं 4 से 5 साल पहले 2018 से पहले मैं 50 में खेली हुई हूँ, तो मैं अपोनेंट्स को जानती थी। और ओलंपिक जैसे स्टेज के ऊपर आप अननोन पर्सन से खेलोगे तो वो एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट चैलेंज हो जाता है आपके लिए। तो मेरे को 50 और 53 में इसलिए मैंने दोनों चीज़ चूज की, और फिर जो चीज़ का मुझे डर था वही हुआ। अगर मैं सब वो बोले कि हम 53 में ट्रायल लेंगे, मैं बोली आप लिखित में दो कोई चीज़, क्योंकि रिटर्न, क्योंकि हमने सड़क पे बैठ के देख लिया, जो चीज़ रिटर्न में हमने नहीं ली हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, उसके इंसाफ मिला ही नहीं। तो मैं बोली आप रिटर्न में दो, चाहे खेल मंत्री जी से दिलवाओ, चाहे हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से दिलवाओ, रिटर्न में कोई चीज़ मिल जाएगी तो हम आश्वस्त हैं। उन्होंने सिर्फ मौखिक बोला। और जो मेरे को डर था कि 53 में ये चाहते हैं कि विनेश ना जाए ओलंपिक्स तक, वो षड्यंत्र वो कर रहे थे, लेकिन जो परमात्मा चाहता है एक दिन वही होता है। मैं 50 में खेली, सिलेक्ट हो गई। 53 में मेरा पोजीशन था, अगर वो कल को 53 का ट्रायल लेते तो मैं उसमें भी ट्रायल देती। और मैंने बोल दिया था सबको कि मेरा मेन कैटेगरी 53 है, आप ट्रायल लो। आखिर तक ओलंपिक के 1 महीने तक ये क्लियर नहीं था कि ट्रायल्स होंगे कि नहीं होंगे। ओलंपिक के अंदर खिलाड़ी जब पहुंच जाता है तो देश के लिए वो पहले जीत चुका होता है। जीते हुए खिलाड़ियों को पीएम का, मोदी जी का फोन जाता है, हमारी विनेश गोल्ड पक्का लेके आ रही थी, 100 ग्राम से रह गई, क्या आपके पास मोदी जी का कॉल है? पहले दिन नहीं आया, जब मैं फाइनल्स तक गई कोई फ़ोन कॉल नहीं था, कुछ नहीं था। सबको अचंभा भी लगा, क्योंकि उनको सबको यही था कि जो लड़की के साथ पहला मैच है उसे मैं हार जाऊंगी, और ठीक है आगे का देखेंगे। सोशल मीडिया पे बीजेपी की पीआर टीम बैठी थी आपको ट्रोल करने के लिए, वो हमें हर दिन ट्रोल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेक्स्ट डे जब सब वेट का इशू हो गया, सब कुछ हो गया इवनिंग तक, या उससे नेक्स्ट डे आई थिंक 2 दिन बाद में हुआ मेरे से कि बात करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर जी। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन मैं जो और एथलीट के साथ में जो रिकॉर्डिंग होती है, मैं उस सिचुएशन में आज नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी रिकॉर्डिंग ऐसे पब्लिकली जाए। अगर उनको सच में सहानुभूति है तो डेफिनेटली वो बात करें, लेकिन रिकॉर्डिंग ना करके डालें। लेकिन उनकी टीम ने मुझे बोला कि आप रहेंगे रूम में, उनके एक पर्सन रहेंगे जो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे या जो भी ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, आपके फ़ोन नहीं रहेंगे आपके पास में, और वो सोशल मीडिया पे जाएगा। तो मैंने उनको बोला कि सॉरी मैं इस स्टेट में नहीं हूँ, मैं अपने मेहनत का लगा लो, अपने इमोशंस का लगा लो, मैं से सोशल मीडिया के ऊपर मतलब आप अच्छा बनने का आप प्रिटेंड नहीं कर सकते हैं। मैं क्योंकि उनको पता है या मुझे नहीं पता, मैं 2 साल का भी हिसाब उनसे पूछती कि सर 2 साल तक आप चुप क्यों थे। वो मेरा है, आज भी है, कल को कभी भी ज़िंदगी में मिले तो ज़रूर मेरा ये सवाल रहेगा कि आप 2 साल तक जब हम सड़क पे बैठे थे अब तक आपने एक बार भी, हमें आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, क्योंकि खिलाड़ियों के पास वो जब मिलते हैं मेडल लेके आते हैं तो उम्मीद बढ़ जाती है ऑब्वियसली खिलाड़ियों की, लेकिन नहीं हुआ। तो शायद उनको ये डर था कि अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग या कुछ भी अगर ये खुद से पर्सनली करेगी, वो तो अपना काट के डालते वीडियो, लेकिन अगर मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मेरे लोगों ने रिकॉर्ड किया, तो वो तो प्योर ओरिजिनली तरीके से सोशल मीडिया पे जाता। तो उन्होंने मना कर दिया कि ऐसे तो नहीं करेंगे वो। तो मैं ठीक है थैंक यू। अच्छा, ओलंपिक्स की अगर एक विनेश ओलंपिक्स के बारे में क्या सोचती है कि यार जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ, और अगर गलत हुआ तो किसने गलत किया, विनेश क्या सोचती है? कहाँ पे विनेश को लगा कि पीठ में छुरा भोपा गया, अगर भोपा गया तो वो विनेश के दिमाग में क्या है खामी? देखो मैं ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाना चाहती हूँ, बट पॉलिटिक्स थी। मैं मैच लड़ रही हूँ, जो इंडिया के जो कोचेज़ थे जिनके साथ जो बिल्कुल ब्रिजभूषण के खास थे वो ओलंपिक्स में गए हुए थे। डेफिनेटली मेरा पर्सनल कोच था, लेकिन पर्सनल कोच जब मैच में जा रही हूँ वहाँ पे मेरा सामान रखा है रूम में, वहाँ पे इंडियन कोचेज़ थे। मैं ये नहीं बोल सकती कि उन्होंने किया है, मैं डिनाई भी नहीं कर सकती कि नहीं किया है, मैं उस स्टेटमेंट नहीं हूँ बिल्कुल भी। लेकिन जो इंसान जिसके खिलाफ हमने 2 साल तक लड़ाई लड़ी, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि हम मेडल लेके आए। हर तरीके से रोकने की कोशिश की गई। जब ट्रायल्स थे
जब मेरा ओलंपिक्स क्वालिफाई के लिए इंडिया में ट्रायल हो रहे थे तब भी बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई थी मेरे साथ मैच में, बहुत अलग लेवल पे हो रही थी। लेकिन फिर भी क्योंकि हम पूरा देश के सामने वो वीडियो आने थे तो सब लोग डर भी रहे थे कि ये चीटिंग होगी तो सवाल जवाब देने पड़ेंगे आपको। नेक्स्ट डे ये सब हो गया, वेट का हो गया, हो जाता है एथलीट के साथ में, ये कोई बहुत मैं नहीं बोल सकती कि बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन ओलंपिक जैसे स्टेज पे आज तक नहीं हुआ है। दूसरी बात, सिल्वर मेडल तो हमारा कंफर्म था, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। मैं इस चीज़ पे बहुत सारे लोगों ने अभी बोला कि इनको गलती मांगनी चाहिए देश से। मुझे देश से गलती तब मांगनी पड़ती अगर सरकार, फेडरेशन, हर कोई मेरे सपोर्ट में खड़ा रहता और मैं फिर भी अचीव नहीं कर पाती जो हम करने गए हैं। ओलंपिक के फाइनल्स तक मैं गई हूँ ना, वो मेरे लिए प्राउड की बात है, वो गलती की बात नहीं है बिल्कुल भी। हर खिलाड़ी के साथ में हो जाता है। जब दूसरे दिन सिल्वर मेडल पक्का था, उस टाइम पे जब मैं सिचुएशन में नहीं थी, अगर केस में हम कोर्ट में केस डालते टाइम से, वो 2 घंटे के पीरियड में, जब तक कोई ओरिजिनल लेटर नहीं निकला था डिस्क्वालिफिकेशन का, चीज़ें टर्न अराउंड हो सकती थी। 1% भी ऐसा नहीं है नहीं हो सकती थी। बड़े बड़े देशों ने अपने खिलाड़ियों के लिए मेडल लिए हैं, लड़ाई लड़के लिए हैं। अगर हम इतने पावरफुल थे तो हमने, यूएसए ने ब्रॉन्ज मेडल के लिए फाइट लड़ा, हम सिल्वर मेडल के लिए फाइट नहीं लड़ पाए। जो संजय सिंह ब्रजभूषण ने डम्बी बना के भेजा हुआ है, वो UWW के प्रेसिडेंट लोलोविच से जाके मीटिंग कर रहा है कि हम कोऑपरेट कर रहे हैं, कि हम बात कर रहे हैं। ब्रजभूषण का डम्मी आदमी उधर जाके ऐसे तो नहीं बोलेगा कि विनेश को मेडल मिलना चाहिए। उन्होंने अपनी पूरी पावर लगा दी वहाँ पे कि सिल्वर मेडल कैसे भी हिंदुस्तान में आना नहीं चाहिए। मेरे को, मैं फिर किसी पर्सन का नाम नहीं लूँगी, उन्होंने मुझे बाकायदा बोल दिया अगर टाइम से आ जाते तो हम कुछ कर पाते। इंटरनेशनल बॉडी में से किसी ने मुझे बोला है, पर्सन का नाम नहीं बता सकती, लेकिन उनके हाथ में सब पावर था, वो कर सकते थे। क्योंकि इंडिया की अपनी गवर्नमेंट ने, फेडरेशन ने, किसी ने उसको बैक नहीं किया, सिर्फ फ़ोटो डालने के लिए कि हम मिलने गए हैं। मीटिंग में बातचीत क्या हुई वो कौन बताएगा? कोई रिकॉर्डिंग है आपके पास में? नहीं है। तो उन्होंने पूरी ताकत लगा दी अपने की जो भी केस हुआ वो मेरे पर्सनल लेवल पे हुआ। जैसे आज केस हो गया है, शाम तक मैच डिसाइड हो चुके थे, तब कोई कुछ नहीं कर सकता उस टाइम पे। उस टाइम पे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। कर सकते थे वो जो तो 2-3 घंटे का पीरियड था, जिस पीरियड में ये सोशल मीडिया पे डॉक्टर्स को आगे करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दिखा के कि हम, आप कहाँ थे जब मैं पूरी रात वेट कट कर रही थी। इंडिया के जो इंडियन जो टीम के साथ कोचेज़ थे वो कहाँ थे पूरी रात मेरे साथ? सिंगल पर्सन को ये नहीं पता मैं कहाँ ट्रेनिंग कर रही हूँ, ना एक बार भी पूछने आए मेरे से। मेरे कोच के ऊपर तो सबने उंगली उठा दी, लेकिन जो टीम के जो चीफ कोच थे, जो इंडिया के जो कोच थे, वो कहाँ थे पूरी रात? ऐसा तो नहीं है किसी भी साथ में पर्सनल कोच हैं तो जो टीम के साथ जो लोग गए हुए हैं उनकी जिम्मेदारी हट गई। बहुत सारे एथलीट के साथ में पर्सनल कोच थे, लेकिन जो टीम के जो चीफ कोच होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कुछ। अगले दिन वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जैसे ही फाइनल में गई तो वो स्टेटमेंट बड़ी बड़ी निकालने लगे, जैसे ही वेट का हुआ तो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट फिर से निकालने लगे नेगेटिव। वो तो वेट कर रहे थे हर चीज़ का। तो पॉलिटिक्स हर जगह है, और तब जाके मतलब दुख हुआ कि इतना सब होने के बाद में यहाँ पे भी मतलब इस लेवल तक भी पॉलिटिक्स। नीता अंबानी जी IOC में मेंबर है, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते। वो तो 236 के लिए वो ओलंपिक बीड कर रहे हैं। ऐसे नहीं आते ओलंपिक मेडल। जिस तरीके से अगर आप चाहते तो कुछ कर सकते थे। आपका फिर फ़ायदा क्या है IOC में रहने का? कोई फ़ायदा बताओ मुझे। कुछ फ़ायदा नहीं लगा मुझे तो पर्सनल लेवल पे। तो इसलिए मतलब पॉलिटिक्स में आना भी इसीलिए हुआ कि हर जगह ही पॉलिटिक्स है, तो फिर इसमें तो हमें ही जाना पड़ेगा फिर, और कोई तो बचाने नहीं आएगा। भगत सिंह तो किसी और को नहीं बनना पड़ेगा, खुद को ही बनना पड़ेगा एक दिन। कांग्रेस का विचार दिमाग में कब आया, कैसे आया? कांग्रेस का दिमाग में पहले भी काफ़ी रिस्पेक्ट थी मेरी। मैं नहीं बोल सकती कि मैं बिल्कुल पॉलिटिकली, मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कभी भी। मैं बहुत इंटरेस्ट लेती हूँ, चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे पॉलिटिक्स हो। मैं बहुत न्यूज़ रीड करती हूँ, पेपर रीड करती हूँ, और कोई भी इंटरव्यू देता है बड़ा पॉलिटिशियन या क्या चल रहा है देश में, संसद में जब भी कभी बहस होती है किसी स्ट्रॉन्ग मुद्दे पे, मैंने सुने हैं, बहुत सारे सुने हैं। तो मैं अवेयर हूँ, हर तरीके से अवेयर थी। लेकिन जैसे जंतर मंतर पे बैठे प्रियंका जी जब आए, तब एक्चुअल में फील हुआ कि हाँ कुछ तो है इस फैमिली में। वो सच्चाई, वो ईमानदारी, और पॉलिटिकली स्टंट नहीं लगा हमें। जो अपने तरीके से साइलेंटली बात किया उन्होंने, फिर उसके बाद में 3-4 दिन तक उन्होंने अपने घर से खाना भी भिजवाया हमारे लिए।
जबकि कभी वो चीज़ पब्लिक में नहीं आई कि खाना किसके घर से है, तो वो हमारे लिए टिफ़िन खाने के आते थे और बीच बीच में वो बात भी करते थे कि हम आपके साथ में हैं, किसी भी चीज़ की नीड हो, लॉयर्स की है या किसी भी तरीके की नीड है, हम हेल्प करेंगे, लेकिन आप हारना नहीं है। एक टाइम ऐसा भी आया था जब हम सब कि अब रेसलिंग तो हम कर नहीं सकते और अब हम करें क्या, तो उस स्टेज पे जब हम गए तो प्रियंका जी से हमारी ये बातचीत हुई तो उन्होंने एक उदाहरण दिया था। ऐसा टाइम भी आया था कि हम देश छोड़ने की बात करने लगे थे सब लोग, क्योंकि जो कुछ हमारे साथ में हुआ हमें लगा कि नहीं, यहाँ पे जो हमने कमाया वो नहीं है, यहाँ पे हम ये एथलीट को अपना देश डिजर्व नहीं करता है। ये टाइम आया था तब हमने प्रियंका जी से बात की थी कि ऐसे ऐसे है, और हम रोने लग गए थे कि जिस फ्लैग के लिए हम खेले वो फ्लैग को पैरों के नीचे रोन दिया इन लोगों ने ना, और हमारे सामने हम कुछ कर नहीं पाए। तो प्रियंका जी ने एक किस्सा सुनाया था अपने फादर का कि उनके साथ जब हुआ उनको भी सेम फीलिंग आता था, लेकिन बोले ये हो जाएगा, ये देश आपको इतना प्यार देगा, भूल जाओगे, लेकिन आप अपनी सच्चाई के रास्ते से हटना मत, हिम्मत नहीं हारना आपको। आप एक दिन आप खुद आओगे और बोलोगे कि दीदी देखो ये सब हुआ, और वो हुआ। वो जो चीज़ थी ना, उस दिन जो बात थी वो हिट कर गई, मेरे को पर्सनली हिट कर गई। और उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को गेम करना है। और उन्होंने बोला था कि सबसे अच्छा जवाब होगा आपका, जो आप ज़िंदगी भर आपने जिसके लिए मेहनत की है, रेसलिंग में जो आप जवाब दे सकते हो वो कहीं नहीं मिलेगा किसी को भी। तो आप रेसलिंग मत छोड़ना कैसे भी, ना देश छोड़ना ना रेसलिंग छोड़ना। उस दिन क्लिक हो गया कि करना है, अदरवाइज़ तो इतना दिन बैठने के बाद में नहीं होता है। आप मेंटली इतना बर्डन लेके नहीं बढ़ सकते हो आगे। उस दिन एक रिस्पेक्ट मैं कांग्रेस के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं प्रियंका गांधी जी के लिए डेफिनेटली उस दिन ये हो गया था कि हाँ, कि ये अपनी है, मतलब इनके साथ में एक ज़िंदगी का एक ऐसा कनेक्शन है जो हम फील कर सकते हैं। इंदिरा गांधी जी के बारे में मेरी दादी कहानियाँ सुनाती थी हमें, कैसे उनके साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मम्मी गांव में तो गीत भी बने हुए थे इस चीज़ के ऊपर, तो बचपन में गीत भी सुने हैं बहुत सारे, तो अवेयर थे मतलब इस चीज़ के लिए हम। राहुल गांधी जी से जो आपकी पहली मुलाकात हुई धरना प्रदर्शन के बाद, और मुझे नहीं पता ओलंपिक से पहले हुई ओलंपिक के बाद हुई, तो आपके ओलंपिक से अगर पहले हुई तो आपके क्या सवाल थे, क्योंकि आप अंदर से निराश थी देश उनके साथ, सरकार उनके साथ क्या कर रही है, और उन सवालों का उन्होंने आपको क्या जवाब दिया? वो एक या दो सवाल जो भी आपने उनसे किए? अभी मिली थी जस्ट, मैं तो ज्वाइनिंग से पहले ही मिली थी, क्योंकि मैं इतनी इंट्रोवर्टेड लड़की हूँ। मैं कभी किसी को ऐसा लगता है कि मैं फ़ोन करूँगी तो किसी को परेशान कर रही हूँ, तो मैं कभी किसी को अप्रोच नहीं करती किसी भी चीज़ के। भगवान ने कभी इतना उस सिचुएशन में डाला भी नहीं कि हम किसी को पॉलिटिकली या किसी फाइनेंशियली तरीके से किसी को अप्रोच करें, और मैंने कभी नहीं किया। ना मेरे पास नंबर था, ना किसी भी पॉलिटिशियन का नहीं था। दीपेंद्र हुड्डा भाई साहब का पहली बार मेरा टोक्यो में जब मैं मेडल नहीं आया था तब उनका बात हुआ था मेरे से, आधा घंटा तक उन्होंने उनकी फैमिली ने बात किया था, तो वहाँ से एक कनेक्शन फील हुआ था कि अपने लोग हैं साथ में। फिर जैसे प्रियंका जी का हुआ, अभी राहुल जी से मिले तो एक दो चीज़ें उन्होंने बोली। उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर का भी बात बोला, तो बोले कि मुझे लगता है कि आपको बात करना चाहिए था। तो मैंने उनको समझाया कि सर देखो, मैं रिस्पेक्ट है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि तिरंगे से बड़ी रिस्पेक्ट तो इस हिंदुस्तान में किसी की नहीं है। तिरंगा सबसे बड़ा है हमारे लिए एज ए एथलीट, और उस तिरंगे को 28 तारीख के साथ में जो हुआ उसका जवाबदेही किसी को तो लेना पड़ेगा। और मैं बोली मैं बात करने से गुरेज नहीं कर रही, लेकिन जिस तरीके से मेरे को पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही थी, जो जिम्मेदारी से भागने की और एक इमोशन को एक ख़त्म करने की, मेरी मेहनत को बिल्कुल ऐसे मजाक बनाने की जो कोशिश थी, मैं उससे एग्री नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर से मुझे कोई दोष भाव नहीं है, लेकिन जो ईमानदारी से जो हमने लड़ाई लड़ी ना, जो उम्मीद के से वो मिली नहीं हमें, तो वो हर्ट है कहीं ना कहीं अंदर से फीलिंग। और मैं ऐसी लड़की हूँ जो मैं हर्ट हो जाती हूँ ना, तो मैं नहीं कर सकती वो चीज़, जो दिल में है वो उतना ही रख सकती हूँ। तो फिर मैं अपने आप को मिरर में जवाब नहीं दे पाती, और जिस चीज़ के लिए मैं खुद को जवाब नहीं दे पाती ना, वो चीज़ मैं करती नहीं हूँ जल्दी से। दूसरा उन्होंने फिर बोला था कि आपको गेम करना चाहिए, अगर आपको बिल्कुल 1% भी ये है कि आप कर सकते हो। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप पॉलिटिक्स में जाओ, लेकिन फिर आपका चॉइस है। लेकिन अगर आप जाओगे तो आपको लंबा सोचना है, अच्छा सोचना है। जितनी ईमानदारी से आपने स्पोर्ट्स किया उतनी ईमानदारी से इसमें भी आपको लगना है। और बाकी हम एज ए कांग्रेस पार्टी आपके साथ में है हमेशा। कोई भी गलत होगा सही होगा तो हम आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं। जुलाना की सबसे स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार अभी इस टाइम पे दिनेश जी हैं,
जुलाना के लिए आपके दिमाग में क्या मुद्दे हैं जिनके ऊपर जीतने के बाद आप सबसे पहले काम करेंगे? आई थिंक सबसे फर्स्ट है पानी। हर क्षेत्र में, यहाँ पे हर गांव में, गली में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, चाहे खेती से लेके पीने के पानी से लेके, वो सबसे बड़ी समस्या। और मुझे ऐसे लगता है, ऐसे एथलीट होने के नाते मेरे से ज़्यादा पानी की समस्या या उसका अच्छाई और बुराई कोई नहीं बता सकता। मुझे पता है एक एक बूंद की कीमत कितनी है। तो पानी सबसे बड़ी समस्या है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी चीज़ है, मेहनत लगेगी और बहुत बड़ा काम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले अगर मैं काम कराऊँ तो पानी के ऊपर होना चाहिए हमारा फोकस। दूसरा इन्वायरमेंट के ऊपर भी है मेरा, क्योंकि जितना खाद बीज डाल के हम हमारी जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, उसको जो हम ख़राब कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा हम अवेयर नहीं है, लोग अवेयर नहीं हैं, उसको अवेयर कर सकते हैं। उसके कारण भी पानी का जो एक नेचुरल जो ताकत थी ना पानी की, वो ख़राब हो रही है। उसमें केमिकल्स ज़्यादा जा रहे हैं और जिससे बीमारियाँ ज़्यादा हो रही हैं। दूसरा शिक्षा का है। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो कभी हमें पता नहीं लगेगा हमारे अधिकार क्या हैं, किसके लिए हमें बोलना है, कैसे लड़ाई लड़नी है। तो शिक्षा बहुत बड़ा एक मुद्दा है, और ख़ासकर लड़कियों के लिए। गांव-गांव में स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है बिल्कुल भी। मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ 8th तक, और मुझे पता है उसकी अहमियत और प्राइवेट स्कूल की अहमियत, क्योंकि प्राइवेट्स में जितना पैसा लगता है सरकारी में कुछ भी नहीं लगता। लेकिन सेम एजुकेशन अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ लेता है, फैमिली के ऊपर बर्डन नहीं होता है। एक शिक्षा का है, पानी का है, सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, एक ये मुद्दा है। दूसरा खिलाड़ियों का भी बहुत ज़्यादा है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है जिंदगी जुलाना के इस क्षेत्र में, लेकिन सुविधाएं नहीं है उस लेवल की जो चाहते हैं। जब क्योंकि मेरे को कई लोग सवाल पूछते हैं कि आप खरखोदा गए हो, मैं बोली मैं मजबूरी में खरखोदा गई थी। अगर जींद में कोई बड़ा स्टेडियम होता, अच्छा अगर फैसिलिटीज़ होती तो मैं कभी नहीं जाती। तो मेरे को इसलिए शिफ्ट होना पड़ा। मैं नहीं चाहती कि कोई और खिलाड़ी यहाँ से शिफ्ट हो, जो जहाँ पे है लोकल में रह के। क्योंकि जब से मुझे पता है एक अखाड़े में रह के ट्रेनिंग करना और अपने घर से पर्सनली जाना ट्रेनिंग सेंटर पे बहुत फ़र्क है। और ख़ासकर लड़कियों के लिए वो सेफ़ है, फैमिली ध्यान रख सकती है, खाने पीने तक की सुविधाएं अच्छी हैं, अपने घर पे रह के फैमिली ध्यान रख पाती है, टाइम दे पाती है। और जब बाहर जाते हैं तो कम्प्लीटली एथलीट के ऊपर बर्डन आ जाता है हर चीज़ का। तो वो मैं चाहती हूँ कि इस क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं उनको उनकी सुविधाएं उसी जगह पे मिले, उनको घर ना छोड़ना पड़े किसी भी कीमत पे। जब आप प्रदर्शन कर रही थी जंतर मंतर में, बच्चियों के लिए आपने एक नारा दिया था। अब आप जुलाना से असेंबली सीट पे लड़ रही हैं, यहाँ से जीतने के बाद वो नारा अभी भी सक्षम रहेगा? बिल्कुल। देखो इसमें तो अगर मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो सबसे बड़ा रीज़न है लड़कियाँ। और सिर्फ मैं एथलीट नहीं बोलूँगी, हर एक वर्ग की लड़कियाँ जो अलग अलग फील्ड में जो काम करना चाह रही हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं वो कल को उनके साथ कुछ भी गलत हो तो उनके पास कोई 1% रीच आउट करने वाला होना चाहिए, जिसको वो अपनी बातें बता सके, जो उनके लिए लड़ाई लड़ सके। सड़क पे नहीं, अंदर तक लड़ाई लड़ सके सिस्टम में। और विधानसभा में अगर मैं जाऊंगी और किसी लड़की के साथ में कुछ भी हुआ, पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश की मैं बात कर रही हूँ, मैं बिल्कुल इस चीज़ पे सीमित नहीं रहना चाहती। कोई भी कहीं पे भी कुछ हो रहा है, एक कॉल करे, मेरे को बताएं कि ये बात है, ताकि मैं उनकी आवाज़ बन सकूं, ताकि मैं उनके साथ में खड़ी हो सकूं। उनको ये फील ना हो कि पूरा देश या कोई भी सुनने वाला या सुनाने वाला नहीं है। ब्रिजभूषण और मोदी जी के लिए कोई 2 पॉइंट्स जो आप कहना चाहते हैं? ब्रिजभूषण के लिए तो मैं क्या पॉइंट्स बोलूं, मतलब उस ब्रिजभूषण के लिए मोदी जी को आप क्या कहना चाहते हैं? कि पॉलिटिक्स से बड़ा होना चाहिए खिलाड़ी, जवान और किसान। ये 3 ऐसे सितम मैं मानती हूँ कि अगर किसी देश में अगर उनकी रिस्पेक्ट हो गई तो उस देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि जो जवान हैं उसमें भी नौजवान हमारे युवा होते हैं, जो खिलाड़ी हैं वो एक युवा पीढ़ी है जो देश को आगे बढ़ाती है। जो खिलाड़ी एक ऐसा क्षेत्र है जो दूसरे देश में जाके अपने देश का झंडा लहरा सकता है, जो जवान भी नहीं कर पाता कई बार। तो उसकी रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को बता के आता है कि देखो हमारा ये राष्ट्रगान है, ये हमारा तिरंगा है और ये हमारी शान है। मोदी जी ने कहा था कि विनेश मेरे परिवार का हिस्सा है, और जब विनेश को सरकार की मोदी जी की सबसे ज़्यादा बड़ी ज़रूरत थी तो मोदी जी कहीं नहीं थे। आपका क्या कहना है? मोदी जी को क्या कहना है? ये परिवार वाली बात बीच में ऐड कर दीजिएगा कि मैं उनके परिवार का हिस्सा था इस तरह से। देखिए, मैं परिवार का हिस्सा तो उन्होंने इसलिए बोला था क्योंकि जो मेरी सिस्टर है वो पॉलिटिकली बीजेपी में है, और शायद खिलाड़ी होने के नाते उन्होंने ऐसे बोला होगा कि आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं। लेकिन वही सोच के तो हम रोड पे बैठे थे कि हम परिवार का हिस्सा है, तो मतलब हम बोलेंगे तो सब चीज़ें शॉर्ट हो जाएंगी। लेकिन वो सोशल मीडिया तक ही परिवार सीमित है। असल ज़िंदगी में मुझे ऐसे मतलब हम
जो खिलाड़ी हम जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, साक्षी, बजरंग और मैं, हमें तो फील नहीं हुआ बिल्कुल भी। जिस टाइम परिवार तो वो होता ना जब मुसीबत में साथ खड़ा हो, जब कोई दिक्कत हो तब साथ में खड़ा हो। ऐसा नहीं है कि खुशी में तो बाहर वाले आते हैं, घर वाले तो मुसीबत में साथ खड़े होते हैं। आपको लगता है ब्रिजभूषण की लड़ाई में आप जीत गए? नहीं, अभी लड़ाई जा रही है, अभी ख़त्म नहीं हुई लड़ाई, कोर्ट में केस चल रहा है। और मेरा ऐसा मानना कि हमारे इस देश में एक ब्रिजभूषण नहीं है। आप एक को ख़त्म करके ये मत मान जाना आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। बहुत ब्रिजभूषण यहाँ पे बैठे हैं, हर नुक्कड़ गली मोहल्ले पे वो बैठे हैं। जब से मैं गांव में आई हूँ, यहाँ पे भी मैं एक समस्या बताती हूँ महिलाओं के साथ में, जहाँ पे महिलाएं पानी भरने जाती हैं या कपड़े धोने जाती हैं गाँव के लोकल एरिया में, वहीं पर शराब का ठेका लगा हुआ है। तो हर नुक्कड़ गली मोहल्ले पे ब्रिजभूषण बैठे हैं। ये लड़ाई ख़त्म होने की लड़ाई नहीं है। मैं ये जो महिलाओं की जो लड़ाई नहीं, मैं जिंदा रहूँगी तब तक भी ख़त्म नहीं होगी, मेरे बाद भी नहीं होगी, मेरे से पहले भी नहीं हुई है। ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। हाँ, हम इसको लड़ने की एक क्षमता है, लड़ने का एक हिम्मत हम जारी रख सकते हैं। और वो जो हिम्मत है वो उसी के लिए हम लड़ रहे हैं कि कोई भी बहन, कोई भी कल को कोई आवाज़ उठाए तो उसको ये नहीं होना चाहिए कि उसकी हिम्मत टूट के वो सुसाइड कर रही है या मरने की सोच रही है या फैमिली सर्वाइव कर रही है किसी एक बंदे के कान में। उसमें लड़ने का वो जज्बा आना चाहिए। और इसलिए मैं आज इस पॉलिटिक्स में हूँ, ताकि उनको कि मैं स्पोर्ट्स में भी गई हूँ, मैंने रोड पे भी गया है, मैं विधानसभा से लेके मैं संसद तक में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उनको ये रहेगा कि हाँ, कि वो लड़ाई का जज्बा है वो जिंदा रहना चाहिए। अगर आपको ऐसे लोगों से जीतना है या ऐसे लोगों को अगर दिखाना है ना कि नहीं ये गलत है। जुलाना की जनता के लिए 2 शब्द कि मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि मुझे जिताएं, इस तरह से कुछ। जुलाना की जनता से तो इतना ही आग्रह है कि जितनी सच्चाई और ईमानदारी से मैंने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नाम किया है, उतनी मेहनत से और ईमानदारी से मैं इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। आपका साथ, आपका सपोर्ट और आपका आशीर्वाद जैसे खेल के क्षेत्र में रहा है, यहाँ पे भी आपके बिना कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं विश्वास दिला सकती हूँ कि आपका विश्वास या आपका साथ कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने गलत जगह पे इन्वेस्ट किया है। आपको प्राउड फील होगा कि हमने अपनी बेटी को जिताया था। और 5 साल बाद भी आप ये बोलोगे कि हाँ, हमने वोट किया था। कब पहली बार मैं ऐसा फील करवाना चाहती हूँ कि पहली बार कोई ऐसे बोले कि किसी पॉलिटिशियन को उन्होंने वोट दिया था और वो वोट बेकार नहीं गया बिल्कुल भी। इसी लाइन को एक बार हरियाणवी में बोल दीजिए जुलाना के लिए। अच्छा, मेरा इस हरियाणवी में मैं इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँ, इतनी ताई होता है सब मैं एक बात कहना चाहूँ कि जितनी सच्चाई ईमानदारी तक मैंने कुश्ती लड़ी है या खेल कराया है, उससे ईमानदारी तक मैं इस राजनीति में भी आगे बढ़ना चाहूँ। जिस दिन ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते तक मैं नहीं लग गया कि मैं हटने लगी हूँ या मेरा दिमाग या मेरा दिल उस जगह तक जाने लग गया है, तो मैं इस क्षेत्र में छोड़ के ना मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँगी। किसी और अच्छे इंसान को हम उस चीज़ में मैं जगह देने की एक कोशिश करूँगी। और लेकिन रहूँगी जब तक ईमानदारी सच्चाई तक मैं इस क्षेत्र में रहने का काम करूँगी।